So hello everyone. Let's discuss 2019 paper. 2019 paper. Okay, so let's start. So Harrod growth model is given as under. तो ये Harrod growth model की सारा कुछ दिया गया है. तो इसमें वो बता रहा है that which option would be the right answer. So यहाँ पे आंसर ये होगा that B open B minus A. एक सेकेंड. B open B minus A is greater than 0. हमेशा हरोड ग्रोथ यही बताता है दैट जो हमारा एक होता है, सपोज हम देखते हैं दैट बी बाई बी माइनस ए विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. अगर बी हमारा 2021 है एंड बी माइनस ए कितना होगा, उसका पीछे वाला साल तो 2020 होगा. तो 2020 का ग्रोथ हमेशा ज़्यादा होगा 2021 के ग्रोथ से. हरोड ग्रोथ मॉडल अभी मैं शॉर्ट में ये बता रही हूँ, तो इसलिए हरोड ग्रोथ मॉडल यही बताता है दैट जो प्रीवियस ईयर हमारा है 2020, इसका ग्रोथ प्रीवियस ईयर का ग्रोथ हमेशा ज़्यादा होगा करंट वाले ईयर के ग्रोथ से. सो ऑप्शन वुड बी 1. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट के बता रहा है कौन से आंसर होंगे. तो पहले हो गए मार्शल. ठीक है, मार्शल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बुक लिखे थे वो. देन कंज्यूमर बिहेवियर के क्रोनोलॉजी पूछा रहा है. देन होगा हिक्स. ठीक है, हिक्स. देन एलन, हिक्स एंड एलन. देन सैमुअल्सन एंड देन सैमुअल्सन एंड आर्टस्टोन. ठीक है, तो पहले हो गए मार्शल, हिक्स, एलन एंड सैमुअल्सन एंड स्टोन. ओके, तो आंसर हमारी होगी 4. Next question is assertion दिया है for certain goods the expenditure by the consumer decreases. Right, कुछ goods के लिए हमारा for certain goods the expenditure by the consumer decreases. कुछ goods के लिए हमारा consumption क्या होता है, decrease होता है, मतलब कम रहता है. For such goods the income elasticity of demand is high. तो इन्हीं जो गुड्स है ना, इनके लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ हाई. इनकम इलास्टिसिटी मतलब ज़्यादा हम इनकम यहाँ पे खर्च कर रहे हैं. तो अगर हम कंजप्शन कम कर रहे हैं तो हम ज़्यादा क्यों उस पर इनकम खर्च करेंगे. अगर कंजप्शन कम है तो इसका मतलब हम इनकम पैसे भी यहाँ पे कम ही खर्च कर रहे हैं. तो इसीलिए ये जो है सेकंड वाला सेंटेंस ये गलत होगा. आर इज़ फॉल्स बट फर्स्ट वन इज़ ट्रू, क्योंकि कुछ ऐसे भी गुड्स हैं जिनको हम ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो उतनी ही हम लेते हैं वो चीज़. तो ये हो गई आंसर. देन CES production function covers large class of production functions. Reason CES production function has the property of constancy of elasticity of factor substitution. ये both are right है. ठीक है, हमारा जो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लार्जर की बात करता है एंड इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन ये भी करेक्ट है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस हमारी क्या है. तो फर्स्ट है हमारा रिवर्स रेपो रेट, देन रेपो रेट, देन MSFR, देन SLR. आर क्यू, इसको ऐसे याद रखो, आर क्यू आर स्क्वायर, देन MSFR, देन SLR. आर क्यू आर स्क्वायर, MSFR, SLR. MSFR इज मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी रेट एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ठीक है, ये हो गई हमारे फोर्थ ऑप्शन. देन मैच ऑफ द फॉलोइंग. तो अभी हमें इन चारों में से क्या आता है, इसको पहले देखो. दैट हेजिंग क्या होता है, दैट कवरिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अगेंस्ट द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी. ठीक है, हेजिंग हो गई. फॉरेन एक्सचेंज हम उसको एक्सचेंज नहीं करते, हम उसको कवर करके रखते हैं. तो ये हो गई हमारी फॉरेन एक्सचेंज का कवरिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. देन फॉरवर्ड एक्सचेंज क्या होता है, दैट ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज अगेंस्ट अनदर करेंसी एट सम फिक्स्ड रेट इन द फ्यूचर एट अ एग्रीड अपॉन नाउ. अभी हम जिस प्राइस पे एग्री कर रहे हैं उसको हम फ्यूचर में उसका एक्सचेंज करेंगे. तो ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज. ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहा है. सो ये हो गई हमारी बी का 1 एंड ए का हो गई 2. देन आर्बिट्रेज, the movement of exchange rate between two limits set by the cost of moving gold from one country to another country. अभी मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, गोल्ड अगर मूव कर रहा है एक जगह से अनदर जगह तक, वो हो गया हमारा स्पेसी पॉइंट. ठीक है, ये हो गया हमारा ये जो है ना, ये हमारे स्पेसी पॉइंट हो गया.
देन आर्बिट्रेज जो है वो फिजिकल मार्केट की बात करता है, फिजिकल सेपरेट मार्केट है वो फिजिकल मार्केट की बात करता है. देन D will be triple I. Yeah, D will be triple I. So आंसर इज 1. ठीक है. सो उसको अभी लिख लेना जो मैं बता रही हूँ. पहले जो है हमारा क्या था, कवरिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, वो हो गई हमारी हेजिंग. ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स करके इसको याद रखते हैं. देन फॉरवर्ड एक्सचेंज रिस्क, फॉरवर्ड एक्सचेंज जो हो गया वो हो गया जो कि हम फ्यूचर में जिसको एक्सचेंज करते हैं, लेकिन आज की तारीख में जितनी भी प्राइस है उस पर एग्री करते हैं. और जो स्पेसिफिक पॉइंट हो गई वो हो गई गोल्ड की, हम जो मूवमेंट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और आर्बिट्रेज जो हो गई, आर्बिट्रेज क्या बताता है, मैकेनिज्म व्हिच मेक्स टू मार्केट देयर आर फिजिकल सेपरेट. एक मार्केट है लेकिन फिजिकली वो सेपरेट, ये अलग है ये अलग है, तो ये हो गई आर्बिट्रेज. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपेंसेशन क्राइटेरियन विच सेज दैट ए सोशली प्रेफरेबल टू स्टेट बी इफ दोज हु गेन फ्रॉम द चेंज कैन कंपेंसेट द लूजर्स एंड गेट एंड अप विथ सरप्लस वेलफेयर गेन इज एट्रीब्यूटेड बाय कैल्डर. कैल्डर हमेशा यही बोलते हैं दैट रिच लोग जो हैं उनसे कुछ लेकर हम गरीब में बांट सकते हैं. तो ये जो बोलते हैं दैट पुअर जो है, पुअर कंट्रीज को हेल्प करते हैं. अगर सिंपल से हम देखें तो कंपेंसेट करें. रिच को अगर ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, अगर कोई कंट्री कोई एरिया अगर वो सोशली एफिशिएंट वो ज़्यादा है तो हम उनसे लेके हम बांट सकते हैं पुअर लोगों में. तो कैल्डर की यही थ्योरी थी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट forms leads to most efficient allocation of resources. तो most efficient allocation of resources ये किसका है assumption, ये perfect market competition का assumption है. तो ये होगा perfect competition में हम हमेशा ऐसा देखते हैं that most efficient allocation resources को हम कैसे efficiently allocate कर सकते हैं. Next question is for oil importing countries the increase in oil prices 1970s and mid 2000 contributed which of the following. तो हमारा जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ था ऑयल प्राइस 1970s टू मिड 2000 में, तो कौन सा इफ़ेक्ट क्या हुआ था. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हुआ था, प्राइस इन्फ्लेशन हुआ था, इंक्रीज़ हुआ था, एंड कंस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इन तीनों को ये अफेक्ट किया था. इम्प्रूविंग टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा इम्प्रूव नहीं हुआ था. तो ये हमारा ऑप्शन जो है BCD होगा. ठीक है, तो आंसर होगा 2. देन मैच ऑफ द फॉलोइंग. अभी देखो इसको कैसे याद रखते हैं. मैंने एक देखा दैट स्क्वायर ऑफ पॉवर्टी गैप, इसको हम कर सकते हैं क्या, सीवियरिटी. ऐसे देखो स्क्वायर इक्वल टू सीवियरिटी, SS स्क्वायर इक्वल टू सीवियरिटी. ठीक है. देन हेड काउंट रेशियो, अगर एक की बात करते हैं तो इसका मतलब है कितनी एक्सटेंट पॉवर्टी है, कितनी ज़्यादा है. तो हेड काउंट जो है वो हो जाएगा एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी. एंड जो है पॉवर्टी गैप वो देखता है क्या, डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी डेप्थ ऑफ पॉवर्टी. देन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ऑफ इंडेक्स, वो हो गई पॉवर्टी एज डिप्राइवेशन. ठीक है. तो अगर ऑप्शन हम देखते हैं तो ए का है आई, राइट. हेड काउंट रेशियो, अगर एक इंसान की हेड, इसका मतलब अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे हम क्या पता चलेगा, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी. ऐसे कितने सारे लोग हैं, अगर इन सारे लोगों की हम देखने बैठ जाएं तो क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी कितनी है वो पता चलेगी. देन पॉवर्टी गैप जो है, पॉवर्टी गैप जो बताता है हमारा डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी गैप. ठीक है, गैप कितनी है, कितनी रिच और पुअर में कितने डिफरेंसेस है, तो ये बताता है डेप्थ कितनी है. ठीक है, पॉवर्टी गैप, गैप बताता है डेप्थ. ठीक है. स्क्वायर तो हो गई हमारी सीवियरिटी, मैंने कहा दैट C इज आर IV, राइट. देन D हो गया ट्रिपल I, पॉवर्टी आज डिप्राइवेशन. मल्टी डायमेंशनल मतलब वो डिप्राइवेशन की बात कर रहा है. ओके. So this is our 10 questions, today's 10 question. Thank you everyone. Please subscribe to this channel. I'll see you in the next video. Thank you.